नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आज हम यूनिट 9 यानी अध्याय 9 को देखेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 8 तक देख चुके हैं, जबकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्याय 9 को देखेंगे। अध्याय का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, यानी कि शहर के लोगों का रहन सहन का तौर तरीका किस तरीके का है और अपनी जीवनचर्या वो लोग किस तरीके से चलाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि अपने पुस्तक से आप इस चित्र को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसी से इस चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो इस चित्र में शहर की एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सड़क पर काफ़ी भीड़ है। गाड़ियाँ हैं, स्कूटर, बस, साइकिल और वहाँ पर कुछ पैदल चलने वाले लोग भी हैं, जिसके कारण सड़क जो है काफ़ी भीड़ भाड़ से भरी हुई दिख रही है। अलग अलग तरह की दुकान, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले यानी कि ठेला पर सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर काम करने वाले, अखबार बेचने वाले तथा विभिन्न काम करने वाले लोग ये यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस कारण ये सड़क भीड़ से भरा हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर वाहन भी है, कुछ पैदल चलने वाले लोग भी हैं, दुकानें भी हैं, ठेले पर बेचने वाले लोग भी हैं और अखबार बेचने वाले लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2 है, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। जो शहर का हम यहाँ पर देख रहे हैं भीड़ भाड़, तो उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के चित्र थे, कार्यों के चित्र, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग उस चित्र में दिख रहे थे, और शहर का जो ये चित्र है, इस दोनों के बीच तुलना करने को यहाँ पर बोला गया है। तो पिछले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी का काम करते दिखाए गए। उस चित्र में कुछ मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ छोटी दुकानें थी। पिछले अध्याय के चित्र में ना तो गाड़ी थी, जैसे कि हम शहर के ये चित्र में क्या देख रहे हैं इस अध्याय के चित्र में कि गाड़ी से भरा हुआ है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र है। तो पिछले अध्याय के चित्र में ना तो गाड़ी थी और ना ही भीड़ था। इस चित्र में सड़क पर वाहन की भीड़ भाड़ है, यानी कि गाड़ियों की भीड़ भाड़ है, तथा फुटपाथ पर विभिन्न प्रकार की सेवा देने वाले तथा सामान बेचने वाले लोगों की भीड़ है। तो वो ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि पिछले अध्याय में हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखे थे, तो उस चित्र के माध्यम से हम ये देखे थे कि वहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हुए दिखाया गया था, कुछ मछली पकड़ने वाले लोग काम करते हुए दिखाया गया, कुछ दुकानें थी जो कि काफ़ी छोटी थी। लेकिन इस चित्र में, इस अध्याय में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, गाड़ियाँ से भरी हुई है सड़कें, और फुटपाथ पर विभिन्न प्रकार के सामान बेचने वाले लोगों की भी भीड़ है यहाँ पर। प्रश्न 3 है, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? पेज नंबर 88 में ये प्रश्न है, अपने पुस्तक में देख लेंगे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि शहर के कुछ भाग में ऊंची ऊंची इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, तथा वाहन यानी कि गाड़ी की काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है, जबकि कुछ भाग में छोटे छोटे घर होते हैं तथा काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, और फुटपाथ पर काम करने वाले तथा अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले की भी भीड़ हम देखते हैं। प्रश्न 4 है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था?
क्या कारण था कि शहर आया? पेज नंबर 91 में ये प्रश्न है। तो बच्चू मांझी शहर में काम की तलाश में आया था। गांव में वह मिस्त्री का काम करता था, परंतु उसे नियमित रूप से काम नहीं मिलता था, डेली काम उसको नहीं मिलता था, और जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। यानी कि जो ये गांव में मिस्त्री था और इसे डेली काम नहीं मिल पाता था, और जो भी उसको पैसा मिलता था कमाई का पैसा, तो उससे इसका परिवार का रोजी रोटी नहीं चला पाता था, अपने परिवार का देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था, इसलिए यह काम के तलाश में शहर आया था। प्रश्न 5 है, बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? पेज नंबर 91 में प्रश्न है। तो उत्तर में हम देखेंगे कि बच्चू मांझी गांव से शहर में आया था और उसका परिवार गांव में ही रहता था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था। प्रश्न 6 है, किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वह अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि के बारे में पता लगाइए कि ये काम वो लोग कैसे करते हैं। पेज नंबर 91 में प्रश्न है। तो उत्तर में देखेंगे, सब्जी बेचने वाले सुबह सुबह थोक की मंडी से सब्जी खरीद कर लाते हैं। जो मंडी होता है उससे ये लोग सब्जी खरीद कर लाते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की सब्जियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, ताकि सभी प्रकार के ग्राहक की आवश्यकता को, ज़रूरत को पूरा किया जा सके। वे गली गली आवाज़ लगाकर सब्जियों को बेचते हैं और शाम तक अपने सारी सब्जी बेचने का प्रयास करते हैं। यानी कि सब्जी मंडी से ये लोग खरीद कर लाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि सारी सब्जियां जो है वो शाम तक बिक जाए। प्रश्न 7 है, क्वेश्चन 7 है, बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? पेज नंबर 91 में प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि बच्चू मांझी रिक्शा चलाकर एक दिन में यह 80 से 100 रुपये कमा लेता है। जिस दिन वह छुट्टी करता है, नहीं काम पर आता है, रिक्शा नहीं चलाता है, तो उस दिन कमाई इसकी नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि उसे 80 से 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। एक दिन में क्योंकि 80 से 100 रुपया कमाता है और एक दिन भी ये छुट्टी ले लेता है, नहीं काम करता है, तो इसका क्या होगा कि 80 से 100 रुपया का नुकसान हो जाएगा। यदि वह छुट्टी करेगा तो पैसा बचाकर अपने गांव परिवार के लिए पैसा नहीं भेज पाएगा, इसलिए इसे छुट्टी लेने के लिए सोचना पड़ता है। छुट्टी लेने से पहले इसको सोचना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं कमाएगा तो अपने परिवार को पैसा नहीं भेज पाएगा। प्रश्न 8 है, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको एक दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पेज नंबर 93 में ये प्रश्न है। तो उत्तर देखेंगे कि वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान शुरू की है। इस दुकान पर उन्होंने काम भी बदला है और रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की है, क्योंकि आजकल लोग कपड़े सिलवाने की अपेक्षा सिले सिलाए कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर भी है। इस शोरूम को चलाने के लिए उन्हें अलग जगह पर सामान खरीदना पड़ता है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाने पड़ते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए उन्हें विभिन्न अखबार में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देने पड़ते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। वे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दुकान चलाने के लिए इनको इन सारे चीज़ों को करना पड़ता है। उन्हें अलग जगहों पर सामान खरीदना पड़ता है, अलग जगहों से। कुछ कपड़े भी विदेश से मंगवाने पड़ते हैं। शोरूम को सही चलाने के लिए यहाँ पर वो इनको अखबार में या सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न या रेडियो चैनल पर विज्ञापन भी देने पड़ते हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग दुकान पर आएँ। प्रश्न 9 है, एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? ये पेज नंबर 93 में
प्रश्न है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि एक बड़ी दुकान के मालिक अपने सामान को क्या करता है, अलग अलग स्थान जगह से खरीदता है ताकि सामान में विभिन्नता आ सके, अलग अलग तरह की सामान उसके पास हो सके। इसके लिए वह योजना बनाते हैं कि किन किन स्थानों से सामान खरीदना है, कहाँ कहाँ से सामान खरीदना है, ताकि ग्राहकों को विविधता उपलब्ध कराई जा सके, ताकि विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कपड़े खरीदने के लिए कोई आता है तो अगर अलग अलग जगह से मंगाया हुआ रहेगा तो दुकानदार क्या कर सकता है कि विभिन्न प्रकार के कपड़े ग्राहक को दिखा सकता है। वे अपने सामान के विषय में विभिन्न माध्यम से विज्ञापन भी देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी अपनी दुकान के बारे में, यानी कि वो विज्ञापन के माध्यम से जानकारी लोगों को दे सकें और लोग सामान खरीदने के लिए उनकी दुकान पर आ सकें। पिछले 20 वर्षों में उनके काम में काफ़ी बदलाव आया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है तथा ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव आया है। साथ ही दुकान की संख्या बढ़ी है और दुकानों के बीच प्रतियोगिता भी बढ़ी है। यानी कि हर दुकानदार चाहता है कि हमारे पास अच्छे से अच्छे सामान हो और अधिक लोगों की भीड़ हो और खरीदारी भी अधिक से अधिक हो। प्रश्न 10 है, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़क पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। पेज नंबर 93 में है। तो बाजार में सामान बेचने वाले के बारे में हम देख सकते हैं कि बाजार में सामान बेचने के लिए छोटी तथा बड़ी दुकानें होती हैं। बाजार में दुकान पक्की होती है जिनके पास व्यापार करने का लाइसेंस होता है। बाजार में दुकान पर अलग अलग चीज़ें बेची जाती है दुकानों पर, और ज़्यादातर व्यापारी अपने दुकान खुद संभालते हैं और कभी कभी वे कई लोगों को सहायक या मैनेजर के रूप में भी रख लेते हैं। सड़क पर सामान बेचने वाले के बारे में हम क्या देखते हैं कि सड़क पर बेचने वाले की दुकान खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर बनाई जाती है और यह अस्थायी दुकान होती है, यानी कि इन दुकानों को कभी भी हटाया जा सकता है। ये अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं। सड़कों पर बनी इन अस्थायी दुकानों को पुलिस कभी भी हटाने के लिए कह सकती है। सड़क पर सामान बेचने वाले खुद अपने परिवार के साथ मिलकर सामान बनाते हैं या स्थानीय रूप से ही यह सामान बनाया जाता है। पेज नंबर 96 में ये प्रश्न देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं। तो उत्तर में हम देखेंगे कि फैक्ट्री या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित काम पर इसलिए रखते हैं, यानी कि ये कारखानों के मालिक को अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर किसी विशेष मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों या मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि मजदूरों को काम पर रख लेते हैं और जब काम की कमी होती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। यानी कि इनके जो मालिक हैं उनके पास काम की कमी हो जाती है, काम नहीं इनके पास ज़्यादा रहता, तो ये क्या करते हैं कि मज़दूर भी कम रखते हैं और जिस मौसम में या बहुत सारा काम इनको बढ़ जाता है जो मालिक हैं, तो ऐसे में काम करवाने के लिए मज़दूरों को इनको रखना पड़ता है और जब इनके पास काम कम हो जाता है तो ये मज़दूरों को भी कटौती करते हैं, यानी कम मज़दूर रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये छोटे कारखाने या फैक्ट्रियाँ मज़दूरों को अनियमित रूप से, यानी कि कभी कभार जब काम इनको बढ़ता है तो वो काम पर बुलाते हैं। प्रश्न है 12, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थिति का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह और सुविधा, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो काम के घंटे में देखेंगे, काम के घंटे में जैसे कि है कि मजदूरों को सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक इनको काम करना होता है। मजदूर को उनके काम के घंटे अधिक होते हैं, उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है और यदि काम अधिक रहता है तो 7वां दिन यानी कि रविवार को भी काम करना इनको पड़ जाता है। कमाई के बारे में देखेंगे,
रोजाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं, और ये 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो 40 रुपये मिलते हैं। काम करने की जगह या सुविधाएं के रूप में हम देख सकते हैं कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत भी करता है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ये डर से शिकायत भी नहीं करते हैं। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता है। साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में देख सकते हैं कि अधिकतर कारीगर या मजदूर अनियमित रूप से काम करते हैं। साल भर में करीब 8 महीने उनके पास काम होता है, और जबकि 4 महीने उनके पास कोई काम नहीं रहता है। प्रश्न 13 है, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे के घर में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूर की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। पेज नंबर 96 में यह प्रश्न है। तो उत्तर में देखेंगे कि दूसरे के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, इसलिए अनियमित मजदूर की श्रेणी में ये आती हैं। इनको बदला भी जा सकता है, यानी कि जो काम पर रखते हैं तो क्या करते हैं कि भगाकर दूसरे नौकरानी को रख लेते हैं काम पर। तो कामगार महिलाएं लोगों के घरों में काम करने आती हैं और वे सारा काम संभालते हैं, जैसे कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम, बर्तन धोने का काम आदि। दोपहर में अधिक काम ना होने के कारण वे आराम कर सकती हैं और सारा काम लगभग रात 10 बजे खत्म होता है। अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि पाठ्य पुस्तक से है। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर ही सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहां के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए, देखरेख के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर कर्ज भी उन्हें देते हैं। स्रोत हिंदू ऑनलाइन, अमन सेठी। उत्तर में हम देखेंगे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास अस्थायी काम नहीं होता है। वे दिहाड़ी मजदूर होते हैं और विभिन्न तरह के काम करते हैं, जैसे मकान बनाने का काम, जैसे कि राजमिस्त्री का काम हुआ, घरों में रंग पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री, प्लम्बर का काम करने वाले, वजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूर इत्यादि। अस्थायी काम ना होने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके रहने और खाने की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती और जिसे काम नहीं मिलता है उसे पूरा दिन लेबर चौक पर बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए इनको उधार लेना भी पड़ता है। और जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं मिलता है तो कभी कभी भूखे पेट भी उनको सोना पड़ता है। इनके साथ कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है इनसे और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी इनको दी जाती है, इसलिए इनका जीवन क्या है, काफ़ी कठिन होता है। निम्नलिखित तालिका को पूरा करने को बोला जा रहा है और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन करें। नाम यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चू मांझी, हरप्रीत और वंदना, निर्मला, सुधा। काम की जगह दिया हुआ है जिसे हम उत्तर में नीचे देखेंगे। और आय इनका इनकम क्या है, काम की सुरक्षा किस प्रकार की है, सुविधाएं किस प्रकार की इनको मिली है और इनका खुद का काम है या ये रोजगार करते हैं, यानी कि दूसरे के लिए, कंपनी के लिए ये काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे।
बच्चू मांझी के बारे में देखेंगे तो काम की जगह जो है वो सड़क है। आय इनका कितना है, ऊपर दिया हुआ था 100 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा नहीं, सुविधाएं नहीं। और यहाँ पर देखेंगे स्वयं का काम है या रोजगार, तो खुद का यानी कि स्वयं का काम है। हरप्रीत के बारे में देखेंगे, काम की जगह क्या काम करती है, तो शोरूम में। इनका इनकम अच्छी आय लेकिन निश्चित नहीं है कि इनको जितना फिक्स मतलब फिक्स सैलरी इनका नहीं है। काम की सुरक्षा तो हाँ, सुविधाएं कार और फ्लैट खरीद लिया है और स्वयं का काम है इनका। निर्मला कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती हैं ये, 80 रुपये प्रतिदिन इनको मिलता है। काम की सुरक्षा नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है और स्वयं का काम है या रोजगार, तो ये रोजगार है। सुधा के बारे में हम देखेंगे, कंपनी में काम करती है, 30,000 रुपये प्रति माह इनकी इनकम है। और काम की सुरक्षा तो हाँ, और सुविधाएं हैं कि भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सक सुविधाएं भी इनको है। तो ये रोजगार है, इस यहाँ पर देखेंगे रोजगार में ये आ जाएगा। प्रश्न 3 है, एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है। तो एक अस्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक इनकम होती है, यानी कि फिक्स सैलरी होती है। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की इनको सुविधा भी मिलती है, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सक सुविधा, मकान व मकान की किराया आदि इनको मिलता है सुविधा में। काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनियमित कर्मचारी की मासिक आय निश्चित नहीं होता, उनका इनकम फिक्स नहीं होता है। वह जितने दिन काम करते हैं उतने दिन ही उनको पैसा मिलता है और कोई छुट्टी भी उनको नहीं मिलती, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती और काम समय और घंटे निश्चित नहीं होते और काम की भी सुरक्षा नहीं होती, जब चाहे मालिक उनको हटा सकता है। तो नियमित, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है। अस्थायी और नियमित नौकरी में हम क्या देखते हैं कि सैलरी फिक्स रहती है और इनको काफ़ी सुविधाएं भी मिलती है, जबकि अस्थायी यानी कि अनियमित काम के रूप में हम देख सकते हैं कि अनियमित काम में यहाँ पर जो लोग हैं, अनियमित काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती और कभी भी उनको काम से हटाया जा सकता है। प्रश्न 4 है, सुधा को अपने वेतन के अलावा कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो रविवार और राष्ट्रीय अवकाश छुट्टियां मिलती हैं, वार्षिक वर्ष में भी छुट्टियां मिलती हैं इनको, परिवार के लिए मेडिकल सुविधा, चिकित्सक सुविधा और बीमार होने पर भी चिकित्सक अवकाश यानी कि इनको छुट्टियां मिलती है। भविष्य निधि की भी सुविधा इनको मिलती है। प्रश्न 5 है, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकान या दफ्तर के नाम भरे और किस प्रकार की चीजें या सेवाएं मुहैया ये कराते हैं। तो एक साइड हम ये दुकान या दफ्तर का नाम लिखना है और दूसरी साइड चीज़ों और सेवा के प्रकार को लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सुनील डेयरी, तो ये क्या चीज़ की मुहैया कराता है, किन सेवाओं की मुहैया कराता है, तो दूध और दूध से बनी वस्तुओं को बेचता है। गैस एजेंसी क्या सेवा उपलब्ध कराता है, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस की बुकिंग और डिलीवरी करता है। दिल्ली जल बोर्ड ये क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो दिल्ली में पानी की सप्लाई कराता है। एनडीपीएल उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई कराता है और अस्पताल विभिन्न प्रकार की चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध ये कराता है। तो ये था प्रश्न एवं उत्तर। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।